अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया और वह चेक बाउंस हो गया तो क्या आप उस व्यक्ति को जेल भिजवा सकते हैं या फिर पहले आपको कुछ कानूनी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस केस का पूरा प्रोसेस, शुरुआत से लेकर सजा तक, वह भी आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है, यानी कि चेक बाउंस होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति चेक दे दिया तो क्या आप डायरेक्ट जेल भिजवा सकते हैं या फिर कुछ कानूनी स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब बैंक चेक को पैसे की कमी या किसी और वजह से वापस कर देता है तो उसे चेक बाउंस कहते हैं। यह अपराध नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत आता है। यानी कि दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति चेक बैंक में लगाता है और पैसे की कमी से चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, तो वो चेक दोस्तों बाउंस हो जाता है। इसी को कहते हैं दोस्तों चेक बाउंस। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहुल ने मनोज को 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा। मनोज ने राहुल को पेमेंट देने के लिए 1 लाख का चेक दिया, लेकिन जब राहुल अपने बैंक में चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। अब क्या करें? क्या राहुल का पैसा डूब गया? बिल्कुल नहीं। कानून आपको पूरा अधिकार देता है। आज हम समझेंगे चेक बाउंस केस की पूरी प्रक्रिया, बिल्कुल शुरुआत से लेके फैसले तक। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं चेक बाउंस का पूरा प्रक्रिया शुरू से लेके लास्ट तक कि किस टाइप से पूरी प्रक्रिया प्रोसीजर चलती है और कैसे कैसे फैसला होता है। स्टेप 1, जिस दिन चेक बाउंस होता है, चेक डिसऑनर। इसी को दोस्तों चेक बाउंस बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं चेक डिसऑनर। जैसे ही आप बैंक में चेक जमा करते हैं और बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है तो उसे कहते हैं चेक डिसऑनर, यानी कि चेक बाउंस। बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट देता है, रिटर्न मेमो। इसमें कारण लिखा होता है कि चेक क्यों बाउंस हुआ। बैंक आपको क्या देता है दोस्तों? एक कागज़ देता है, रिटर्न मेमो उसको बोलते हैं। उसमें यह कारण लिखा होता है कि आपका चेक क्यों बाउंस हुआ। जैसे खाते में पैसे नहीं हैं, इनसुफिशिएंट फंड्स, सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, अकाउंट बंद है, चेक एक्सपायर हो गया है। तो ये दोस्तों 2, 3, 4 कारण हैं जिनके वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी खाते में पैसा नहीं रहता, कभी कभी साइन तो करता है व्यक्ति लेकिन गलत साइन कर देता है, कभी कभी चेक काट के दे देते हैं लेकिन उनका अकाउंट ही बंद होता है, और कभी कभी दोस्तों वो चेक ही एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन आपको यह रिटर्न मेमो मिले, यानी कि चेक डिसऑनर हुआ तो रिटर्न मेमो का एक कागज मिला, उसी की बात हो रही है कि जिस दिन आपको यह रिटर्न मेमो मिलता है उसी दिन से आपका कानूनी समय शुरू हो जाता है, यानी कि आपका लीगल एक्शन करना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्टेप 2, 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है, यानी कि 30 डेज के अंदर आपको नोटिस भेजना ही है। तो कानून के अनुसार आपको 30 दिनों के अंदर सामने वाले आरोपी को, यानी कि जिसने आपको चेक दिया था, उसको लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है। अगर आप 30 दिन में नोटिस नहीं भेजते हैं तो आपका केस कमज़ोर हो सकता है। नोटिस में क्या क्या लिखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि नोटिस में आप बहुत ज़रूरी चीज़ लिखेंगे, काम की चीज़ लिखेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे। आपका नोटिस बिल्कुल सही और पूरा होना चाहिए, इसमें ये सभी बातें होनी चाहिए। वो मैं आपको हिंट कर देता हूं कि आप अपने नोटिस में ये बातें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला है लेन देन का पूरा विवरण। आपने कब और क्यों पैसा दिया या सामान बेचा, कितनी रकम थी। सेकंड, चेक की पूरी जानकारी, चेक नंबर, बैंक का नाम, तारीख, राशि। थर्ड, चेक बाउंस की जानकारी, आपने कब चेक जमा किया, कब बाउंस हुआ, बैंक ने क्या कारण दिया। फोर्थ, भुगतान की मांग, डिमांड। साफ शब्दों में लिखें, आप 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा, यानी कि आप अपने लीगल नोटिस में लिखेंगे सामने वाला जिसने आपको चेक दिया है कि 15 दिनों के अंदर मुझे मेरा पूरा पैसा दें। उसके बाद 5वें पॉइंट में लिखेंगे चेतावनी, यानी कि वार्निंग। यह भी लिखना बहुत जरूरी है। अगर 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो आपके खिलाफ सेक्शन 138 के तहत केस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, अब ये जब हमारा नोटिस पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा तो उसको भेजना कैसे है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस,
तो यहाँ पे देखिए नोटिस कैसे भेजे, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजे और प्रूफ अपने पास रखे। जब आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो एक रसीद मिलती है, वो आपका प्रूफ रहेगा, उसको अपने पास रखे। नोटिस सर्व होना चाहिए, यानी सामने वाले तक नोटिस पहुंचना चाहिए जिसने आपको चेक दिया है। स्टेप 3, 15 दिन का समय, वेटिंग पीरियड। आपको दोस्तों 15 दिन तक इंतजार करना है नोटिस देने के बाद। जैसे ही आरोपी को नोटिस मिलता है उसके पास 15 दिन का समय होता है। अगर वह पैसे दे देता है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। अगर पैसा नहीं देता है तो 16वें दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन बनता है। यहीं से आप केस करने के हकदार हो जाते हैं। 16वें दिन दोस्तों आप केस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 15 दिन तक आपको शांत रहना, कुछ नहीं करना, लेकिन 16वें दिन दोस्तों कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से दोस्तों आप कॉज ऑफ एक्शन यानी कि दोस्तों आप केस करने के लिए हकदार हो जाते हैं। अब आप 16वें दिन उसके ऊपर केस कर सकते हैं। स्टेप 4, 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करना। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है दोस्तों कि जब आपने सामने वाला आपको चेक दिया, चेक देने के बाद उसका चेक डिसऑनर हो गया यानी कि रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आपने एक लीगल नोटिस भेजा, 15 दिन का इंतजार भी किया और 16वें दिन से दोस्तों आपका काम चालू हो गया यानी कि आप केस फाइल कर सकते हैं। तो 16वें दिन से ये आपको ध्यान रखना है कि 1 महीने के अंदर यानी कि 16वें दिन से काउंट होना चालू हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करना। कॉज ऑफ एक्शन बनने के बाद यानी कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन बन जाएगा 16वें दिन बनने के बाद आपको 1 महीने के अंदर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर देरी हो जाए तो कोर्ट आपकी देरी को माफ कर सकता है, लेकिन सही कारण बताना जरूरी है। अगर किसी कारणवश आप देर हो गए, नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना है, तो कोर्ट आपको माफ कर देगी, लेकिन आपको उनको एक सही कारण बताना होगा कि आप क्यों देर हो गए। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होती है, अब शुरू होती है कोर्ट की प्रक्रिया। इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों अब इसमें कोर्ट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है और कोर्ट की प्रक्रिया अब चालू हो जाती है। स्टेप 1, मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। मजिस्ट्रेट शिकायत का वेरिफिकेशन करता है। कोर्ट सबसे पहले आपकी कंप्लेंट को चेक करता है, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, नोटिस सही भेजा गया है या नहीं, पूरा केस कानून के अनुसार है या नहीं। स्टेप 2, धारा 190 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेना और धारा 244 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया समन वारंट जारी करना। यानी मजिस्ट्रेट केस को स्वीकार करता है सीआरपीसी 190 के तहत और फिर कोर्ट आरोपी को बुलाने के लिए समन जारी करता है सीआरपीसी 204 के तहत। स्टेप 3, समन अक्यूज्ड की उपस्थिति। आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाता है समन भेजकर। अगर आरोपी आ जाता है तो केस आगे बढ़ता है। अगर आरोपी समन भेजने के बाद भी नहीं आता तो फिर कोर्ट जारी करता है बेलेबल वारंट या फिर NBW नॉन बेलेबल वारंट। अगर दोस्तों यहाँ पे आरोपी एकदम प्यार से आ जाता है कोर्ट के बुलावे पे तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल आगे बढ़ती है, केस स्टार्ट हो जाता है। नहीं आता तो फिर दोस्तों उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट जारी कर देता है कोर्ट। फिर उसके बाद पुलिस उसको उठा के कोर्ट में ला के जज के सामने पेश करती है। स्टेप 4, कंप्लेनेंट एविडेंस, शिकायतकर्ता के सबूत। अब चौथे स्टेप पे उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब शिकायतकर्ता को अपने सबूत पेश करने होते हैं। यानी कि जो शिकायतकर्ता होता है, जो शिकायत करता है, जिसको चेक मिला था और उसका चेक रिजेक्ट हो गया था, वो शिकायतकर्ता जो रहता है वो अपने सबूत पेश करता है कोर्ट में। क्या क्या सबूत लगते हैं? ओरिजिनल चेक, बैंक रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस, नोटिस की रसीद। कोर्ट इन्हीं एग्जिबिट्स के रूप में दर्ज करता है। एग्जिबिट मतलब कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया सबूत। कोर्ट आरोपी से सेक्शन 143A के तहत 20% तक इंटरिम कंपनसेशन दिला सकता है। यानी कि कोर्ट दोस्तों सेक्शन 143A के तहत 20% एक्स्ट्रा इंटरिम कंपनसेशन दोस्तों दिला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? स्टेप 5, शिकायतकर्ता की गवाह, डाकिया, बैंक अधिकारी, जीरह प्रति परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके बाद दोस्तों वकील पूछते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करें, जिसको हिंदी में अपन प्रति परीक्षण या जीरह कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन जब दूसरी पार्टी आरोपी या उसका वकील गवाह से सवाल पूछती है। कंप्लेनेंट विटनेस, शिकायतकर्ता के गवाह होते हैं पोस्टमैन, बैंकर। उदाहरण के तौर पर डाकिया और बैंक अधिकारी होते हैं, ये लोग कोर्ट में गवाही देते हैं। किसके साइड से देते हैं? शिकायतकर्ता के साइड से गवाह देते हैं। पूरा मतलब समझिए, आरोपी पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता के गवाहों जैसे डाकिया, बैंक अधिकारी से सवाल जवाब करना ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्या सच है और क्या गलत है, कैसे कैसे हुआ, ये सच्चाई सामने आ सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6,
धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी का बयान बचाव पक्ष। धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जहां वह परिस्थितियों को बता सकता है और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि अपना सबूत पेश कर सकता है, एविडेंस यहां पे प्रस्तुत कर सकता है। आसान भाषा में समझे, आरोपी को, जिसने चेक दिया था, आरोपी को पूरा मौका दिया जाता है कि वह अपनी सफाई दे। वह बता सकता है कि घटना के समय क्या परिस्थितियां थीं, और चाहे तो वह अपने पक्ष में सबूत भी दे सकता है। यानी कोर्ट आरोपी को पूरी तरह से अपनी बात रखने का अवसर देती है। जो आरोपी होता है दोस्तों, जो चेक दिया हुआ है, उसको पूरा मौका दिया जाता है कोर्ट के साइड से कि वह अपनी सफाई दे सके और सारी बातें बता सके, और कोई एविडेंस हो तो वो भी जज साहब के सामने रख सके। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेप 7, धारा 314 सीआरपीसी के तहत अंतिम बहस, यानी कि लास्ट फाइनल बहस होता है दोनों वकीलों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, दोनों पक्ष अपने अंतिम तार प्रस्तुत करते हैं। शिकायतकर्ता और आरोपी, जिसने शिकायत किया है और जो आरोपी है, अपने अपने मामले का सार प्रस्तुत करते हैं। आसान भाषा में कहें तो मुकदमे के अंत में दोनों पक्ष अपने पूरे केस को संक्षेप में समझकर कोर्ट को बताते हैं कि क्यों वो सही है। इसके बाद दोस्तों कोर्ट तय करती है कि आगे क्या करना है। तो कंपनसेशन अगर मिलता है तो चेक राशि प्लस जुर्माना, और कन्विक्शन या इक्विटल। कन्विक्शन का मतलब होता है दोस्तों दोष सिद्धि, यानी कि सजा मिलना, दोषी ठहराया जाना, और एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति, यानी कि बरी हो जाना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टेप 8 निर्णय। लास्ट में दोस्तों जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, निर्णय देते हैं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, दोष सिद्धि होने पर सजा मुआवजा चेक राशि का 2 गुना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने का चेक देगा उसका 2 गुना पैसा भरना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए का चेक दिया है तो उसको 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है चेक राशि का 2 गुना रकम या 2 साल तक की जेल। एक्विटल मतलब बरी, मतलब अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही चेक राशि का 2 गुना मुआवजा देना पड़ सकता है। किसको देना पड़ सकता है? आरोपी को। तो दोस्तों चेक बाउंस केस में यही निर्णय आता है, या तो 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर जो चेक राशि का डबल पैसा भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये दोनों चीजों में से जो जज साहब सही उचित समझते हैं वो होता है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्ट सेक्शन 142 143 एनआई एक्ट के तहत पेनल्टी तय करती है। कोर्ट सेक्शन करती है दोस्तों 142 और धारा 143 के तहत। और अगर ये जजमेंट हो गया है तो जजमेंट के खिलाफ अपील भी की जा सकती है, यानी कि आरोपी पक्ष जजमेंट के खिलाफ अपील दायर कर सकता है उच्च न्यायालय में, ऊपरी अदालत में। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट कंपाउंडेबल ऑफेंस। यह केस कंपाउंडेबल होता है, मतलब कभी भी समझौता हो सकता है, मेडिएशन से मामला खत्म किया जा सकता है। मेडिएशन का मतलब होता है कोई तीसरा पक्ष के द्वारा दोनों पक्ष सहमत होने पर मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है चेक बाउंस का केस। जब भी चाहे, जितने टाइम चाहे, तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड है लिमिटेशन पीरियड। चेक बाउंस की शिकायत 1 महीने के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है, यानी चेक बाउंस का दोस्तों ये रूल है कि 1 महीने में आपको दाखिल करना ही पड़ेगा चेक बाउंस का केस। उसके बाद तीसरे में दोस्तों इंटरिम रिलीफ। कोर्ट 20% इंटरिम कंपनसेशन मांगने की अनुमति दे सकता है। कोर्ट की विवेक पे डिपेंड करता है कि वो 20% इंटरिम कंपनसेशन अलग से दोस्तों मुआवजा दिला सकता है। फोर्थ है मल्टीपल चेक, यानी बहुत सारे चेक। अगर एक से अधिक चेक बाउंस हुए हैं तो प्रत्येक चेक के लिए अलग कंप्लेंट फाइल हो सकती है, यानी कि अलग अलग चेक के लिए अलग अलग कंप्लेंट फाइल हो सकती है। पांचवा है बैंक रोल। बैंक रिटर्न मेमो और तारीख की पुष्टि में मुख्य साक्षी होता है, यानी बैंक जो रिटर्न मेमो देता है तो उसमें दोस्तों तारीख लिखी होती है, और रिटर्न मेमो जो बैंक देता है वह मुख्य साक्षी, यानी कि मेन एविडेंस, मेन गवाह रहता है, मेन सबूत रहता है दोस्तों बैंक। तो दोस्तों चेक बाउंस होने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखें 30 दिन में नोटिस भेजना जरूरी है, 15 दिन का इंतजार करना जरूरी है, 1 महीने में केस फाइल करना जरूरी है। यही 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कोर्ट में प्रक्रिया चलती है चेक बाउंस के केस का।
तो दोस्तों जब भी आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो जो जो मैंने स्टेप बताए हैं दोस्तों, वीडियो को आप एक दो बार और देख लीजिएगा। इसी स्टेप को दोस्तों फॉलो करना है और इसका दोस्तों पीडीएफ दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी लीगल नॉलेज मिले। और दोस्तों कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।